Hello everyone, this is the last video of your 30 days to crack CSAT program. Till now, you have been showing a lot of love for this series. This is the last one wherein we would be doing questions on data sufficiency. देखो data sufficiency हमने already cover कर लिया है. But here we'll try to bring new questions जो कि expected scenario पे है. आप उनको यहाँ से cover कर लेना. Now, with this, I also have few things to share with you. First is what should be your goal right now as we have few days left for the paper. So you can follow the 30 days planner. This is the playlist. ये हो जाए अच्छे से इससे concepts cover कर लो. Then you go to the year wise playlist. Every year right from 2025, 24, 23 and so on. ये दो चीज़ें कलेक्टिवली आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा आपको. ये दो चीज़ें कवर कर लो. साथ में वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस वीडियो. This is going to be part 1 of your most expected questions for the year 2026. We'll try to come with 2 videos on this, part 1 and part 2. ठीक है, ये दो लेक्चर्स एज मैराथन आप कवर कर लेना. ये आपको मैराथन सीरीज में मिल जाएगी. मैराथन सीरीज में हमने क्या करा है, बहुत सारे यहाँ के सेक्शन वाइज लेक्चर्स को क्लब कर दिया है एज नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक. तो आप इंस्टेड ऑफ गोइंग हियर, जैसे इफ यू आर अ वेटरन और यू हैव सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो आप पर्टिकुलर टॉपिक पिक करते हो एंड देन यू गो टू दैट रेस्पेक्टिव वीडियो एंड सी द कंटेंट. But if you want to go ahead and do a thorough revision section wise, let's say number system या फिर अरिथमेटिक या लॉजिकल रीजनिंग, तो आप यहाँ से इसे कवर कर लेना. नए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, इस वाले वीडियो को कवर करना, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन फॉर टुडे. दिस इज अ क्वेश्चन ऑन डेटा सफिशिएंसी. और इस वाले सेशन का क्या एजेंडा रहने वाला है, देखो क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है आपको नहीं आता है, तो आप खुद से पहले ट्राई करोगे और उसका कमेंट करोगे. लेट्स सी कि कितने आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं खुद से, एंड देन विल लुक एट द सॉल्यूशंस वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन. सो दिस इज गोइंग टू बी आवर एजेंडा. मेक दिस अ प्रैक्टिस सेशन एंड नॉट जस्ट अ लेक्चर वीडियो. ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, खुद से सोचो, अप्लाई करो जो भी कॉन्सेप्ट आपको पता है, और ऑप्शन के साथ मार्क करो इन द कमेंट सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 1 ABCD क्या लग रहा है आपको, क्या करेक्ट फिट है. The HCF of two distinct natural numbers. Two distinct natural numbers means these are two different numbers. Is 13. 13 इनका HCF है. What is the LCM for P and Q, the two numbers? Give this a try. And you have to be a little quick with these things. ठीक है, जल्दी जल्दी आपको अटेम्प्ट करना है. कोशिश करो, मुझे बताओ क्या आ रहा है. Alright, let's start with the solution. ध्यान देना. We have a basic relation between two numbers and their HCF and LCM. वो relation क्या है, अगर मैं ये दो numbers को P and Q assume कर रहा हूँ, so P into Q, the product of two numbers is always equal to their HCF into LCM. So किसी भी दो number को आप पकड़ लो and take their HCF and LCM, take the product of these two, this is equal to the product of the actual number. So we know this. Now, it is given in the question that their HCF is 13. मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम. ऑल राइट, मैं एलसीएम तब फाइंड आउट कर सकता हूं इफ आई नो द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, और इफ आई नो एटलीस्ट व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू. इफ आई हैव दिस वैल्यू विथ मी, क्या एलसीएम फाइंड आउट हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा. स्टेटमेंट 1, द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू इज 2028. अगर मैं यहाँ पे 2028 लिख दूं, सो 2028 इज 13 इंटू एलसीएम. डेफिनेटली आई विल बी एबल टू कैलकुलेट एलसीएम. अब आप टाइम वेस्ट करके एलसीएम कैलकुलेट मत करने लगो, आप बस ये देखो इससे पॉसिबल है क्या एलसीएम कैलकुलेट करना. यस, सो दिस स्टेटमेंट इज सेल्फ सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. पुट अ टिक मार्क, बिकॉज वी आर डूइंग क्वेश्चंस ऑन डेटा सफिशिएंसी. इट इज इंपॉर्टेंट कि वी गो बाय द क्वेश्चंस and let's not focus on solving the question one by one. Okay, let's come to statement number 2. Both P and Q are less than 100 and P is a greater value than Q. ठीक है, I know P into Q is HCF into LCM. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ HCF मैं यहाँ पे के लिए लिख सकता हूँ कि 13 into LCM. Now what could be the values for P and Q? इससे गिवन है कि both of them are less than 100
And I know since these are having HCF 13, so these numbers are always of the form 13A and 13B. यही होगा. But अब 13A 13B, where A and B are co-prime to one another, the numbers could be 13 into 1, 13 into 2. The numbers could be 13 into 1, 13 into 3. The numbers could be 13 into 1, 13 into 4, और 13 into 5 और 13 into 6. बहुत सारे केसेस बन सकते हैं. 13 into 2, 13 into 3. ये सारे भी नंबर्स हो सकते हैं, जिसमें से जो बड़ा नंबर है वो P हो जाएगा, जो छोटा नंबर है वो Q होगा. बट आर यू एबल टू फिगर आउट कि वो एग्जैक्ट पेयर ऑफ नंबर्स क्या है? देखो अभी मैंने 3 केसेस देखे, आपको जब मैंने बोला तो 3-4 और बोल दिए. ऐसे देखोगे तो बहुत सारे केसेस हैं लेस देन 100. So you don't have the data of exact the values of P and Q. Therefore, this statement is single-handedly not sufficient. So you would be marking the question can be answered by using statement number 1 alone and not by statement number 2. Option A is your correct fit. अब आप बताओ कितने लोगों का ये करेक्ट हुआ है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. सी, दिस इज द लास्ट वीडियो. आई नीड यू टू बी वेरी रिस्पॉन्सिव. दिस वुड गिव मी एन आइडिया कि आप ये 30 डेज तक किस तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे क्वेश्चंस को लेके. नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. Is 2 to the power n plus 2 to the power minus n greater than or equal to 2? Is मतलब ये पूछ रहा है whether this is a yes or a no scenario. आप किसी भी चीज को डेफिनेटली बोल पा रहे हो तो योर वर्क इज डन. वेयर n is an integer and you know integers are basically 0 plus 1 2 3 minus 1 minus 2 minus 3 going up to negative infinity. These are all integers. ठीक है, क्या लगता है? जल्दी कमेंट करो, बताओ क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो सकता है? What do you think could be the result for this? If you remember, we have discussed a concept of indices. वो क्या है हल्के से बता देता हूँ. देखो, if you have कोई भी एक नंबर ले लो, let's not keep it to 2 या 2 ले लो, नंबर है एक बेस है, इस पे पावर अगर n है, so this can be written as 2 to the power n. Now if we have a number 2 पावर माइनस n है, इसको आप रीफ्रेस कर सकते हो एज 1 by 2 होल टू द पावर n. क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि इफ आई हैव अ नंबर एज 3 by 4 होल पावर माइनस n, दिस कैन बी रिटन एज रेसिप्रोकल ऑफ 3 by 4 इज 4 by 3, और अब ये पॉजिटिव बन जाएगा पावर. क्लियर है? तो अगर यहाँ पे 2 पे पावर माइनस 1 है, यू कैन रीराइट दिस एज 2 by 1 और 1 by 2 होल पावर पॉजिटिव n, वेयर n इज अ इंटीजर. क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? ओके, इफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, लेट्स ट्राई टू ब्रेक डाउन द वैल्यू. देखो 2 पे पावर n, अभी मैं 0 को बस छोड़ दे रहा हूं, मैं पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी अज्यूम कर लो. any value if I take, whether positive or negative, the result for this will always be greater than 2. हाँ है ना? इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो ग्रेटर देन 2 होगा. सोच के देखो, अगर मान लो मैं 1 लेता हूं तो दिस बिकम्स 2 to the power 1 प्लस 1 by 2 to the power 1. So this is ultimately 2.5, which is a value greater than 2. Even if I would have taken -1, तो ये -1 होता और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो पहला वाला पार्ट बन जाता 1 by 2 होल पावर n, दूसरा वाला पार्ट बनता 2 पे पावर n, वेयर n इज बेसिकली 1. इसका भी रिजल्ट क्या होगा? ग्रेटर देन 2. सो फॉर वैल्यूज, इवन इफ आई टेक एनी ऑफ द नेगेटिव नंबर्स, negative integers or positive integers, in both of these cases the result is going to be greater than 2. अभी मैंने 0 के साथ चेक नहीं किया. Let's take 0 as well, n being 0. If n is 0, so you know anything power 0 plus 2 to the power 0, this will give you 1 plus 1, which is exactly 2. बोल क्या रहा है? Is this greater than or equal to 2? Yes, it is always greater than or equal to 2 if
n is an integer value, no matter what we pick from this number line, any number that you pick from here, it is always going to give you a number or a result which is greater than or equal to 2. ये हमेशा ट्रू होने वाला है और इसके लिए आपको स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है. सो द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स. ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट फिट हियर. आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हैं और कलेक्टिवली आप इसे करेक्ट मार्क कर पा रहे हैं. सो टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू गॉट क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. Is A greater than B where A and B is not equal to 0? A and B is not equal to 0, so A and B could be anything. I don't know what it is, but it could be anything. Given है A by B is less than 0 where A and B are integers. A by B is less than 0. Less than 0 का क्या मतलब है? Anything that is less than 0 is actually a negative value. तो कोई भी चीज अगर 0 से लेस है तो वो क्या है? आइडियली दैट इज अ नेगेटिव वैल्यू. तो a बाई बी का रिजल्ट अगर 0 से छोटा है तो क्या आप ये डायरेक्टली कंक्लूड कर लोगे कि a इज ग्रेटर देन b? आपको बस ये बोलना है इज a ग्रेटर देन b और नॉट, यस और नो. इज a ग्रेटर देन b और नॉट. ठीक है, नाउ लेट्स सी. अब मैं देखो नेगेटिव वैल्यूज के साथ जा सकता हूं, पॉजिटिव वैल्यूज के साथ जा सकता हूं, बिकॉज इट इज मेंशन a एंड b आर इंटीजर्स. सो यू कैन स्टार्ट विद दैट. लेट्स गिव इट अ ट्राई. ऑल राइट, a एंड b लेस देन 0 देखते हैं. चलो मैं अज्यूम करता हूं, मान लो a एज 1 एंड b एज 2, दोनों को पॉजिटिव रखा. तो 1/2 की वैल्यू क्या आ रही है? 1/2 should be less than 0. So 1/2 is not less than 0. This is 0.5. इससे नहीं होगा. So let's take a as -1. अगर मैंने a को -1 लिया तो ये -1/2 आ जाएगा, which is -0.5. -0.5 0 से छोटा नंबर है बिकॉज नेगेटिव आ गया. बट यहाँ पे a आपके लिए छोटा हो रहा है. बट एज सुन एज आई रिवर्स दिस, आई टेक a to be 1 and b to be -2. इसका भी रिजल्ट a बाई बी करने पे -1/2 आएगा. ये बात समझ में आ रही है? देखो फर्स्ट वाले केस में मैंने a को छोटा लिया है, b को बड़ा लिया है. सेकंड वाले केस में मैंने a को बड़ा लिया, b को छोटा लिया है. बट द रिजल्ट फॉर दो टू वैल्यूज आर एग्जैक्टली सेम, विच इज -0.5 एंड -0.5 इज अ नंबर विच इज लेस देन 0. तो यहां पे बोला जा रहा था a by b. When you take a by b, this will give you a result which is less than 0. From here, I cannot conclude definitely whether a is small or not. In one case a is small, in the second case a is a greater value. तो इस एक स्टेटमेंट से आप कुछ भी डेफिनेटली कंक्लूड नहीं कर सकते हो. क्या ये चीज क्लियर हो रही है? ओके, नाउ ये मॉड साइन है. मॉड साइन का मतलब क्या है? इफ अगर मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू ले रहा हूं तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? पॉजिटिव रिजल्ट आएगा हमेशा, ये ध्यान रखना. जैसे मॉड ऑफ -5 इज एक्चुअली +5. मॉड ऑफ +5 इज एक्चुअली 5. क्लियर है? मतलब यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है. दिस इज एग्जैक्टली सेम. ठीक है. गिवन है मॉड ऑफ a इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ b वेयर a एंड b आर नॉन जीरो इंटीजर्स. नॉन जीरो इंटीजर्स का मतलब है नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं. इस रिजल्ट से भी क्या आप ये डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हो? देखो अगर मैं लेता हूं -2 फॉर a एंड b एज लेट्स से 1, सो a द रिजल्ट फॉर दिस विल बी 2 ग्रेटर देन 1. बट एक्चुअली में a तो छोटा नंबर है ना, a एक नेगेटिव नंबर है. बट जब इसका रिजल्ट आएगा ये तो बड़ा दिखा देगा. तो ये आप डेफिनेटली कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो. सेकेंडली, अगर मान लो मैं इसको ये भी ले लेता हूं कि दिस इज +1 एंड दिस इज -2. ठीक है. इन दिस केस ऑल्सो इट सेज 1 इज ग्रेटर देन, सॉरी लेट्स टेक दिस टू बी 3. 3 इज ग्रेटर देन 2. यहां पे टिक हो रहा है.
So it is getting a cross and a tick. I'm not definitely sure about. So the question cannot be answered even after combining the data. मैं अगर डेटा भी कंबाइन कर लूं, आई डोंट हैव अ डेफिनेट रिजल्ट. नाउ दिस क्वेश्चन इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे जो इंटीजर्स यूज हो रहे हैं उनका क्या फंक्शनैलिटी है. यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, इट इज ओनली बिकॉज शायद आप इससे यूज टू नहीं हो कि हाउ टू यूज द मॉड ऑपरेटर, या ए बाई बी बोलने का क्या मतलब है, क्या वो नेगेटिव साइन यूज करने पे ये क्लिक करता है या नहीं. देखो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, ओनली देन यू वुड बी एबल टू सॉल्व दिस इन एग्जाम सिनेरियो. अदरवाइज दिक्कत होगी. अभी राइट टाइम है, प्रैक्टिस करो, इनको छोड़ो मत, बिकॉज ये डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं. इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. मूविंग ऑन. A, B, C, D are playing cricket and scored 96 runs together. So A plus B plus C plus D scored 96 runs altogether. ठीक है. Did A score the maximum run? Yes or no? आप कोई भी चीज डेफिनेटली कंक्लूड कर दो, योर वर्क इज डन. क्या A ने मैक्सिमम स्कोर करा है, सबसे ज्यादा रन A ने स्कोर किया है क्या? अगर नहीं किया है, आप बोल पा रहे, योर आंसर इज सॉल्व. अगर आप बोल पा रहे यस ए हैज स्कोर्ड द मैक्सिमम रन विद श्योरिटी, तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. ओके, आई नो ए हैज स्कोर्ड 23 रन्स. सो आउट ऑफ दिस ए हैज एक्चुअली स्कोर्ड 23. रेस्ट बी प्लस सी प्लस डी ने कितना स्कोर किया होगा? तो बी प्लस सी प्लस डी ने स्कोर किया होगा 96 माइनस 23 विच इज बेसिकली 73. क्लियर है क्या? ठीक है. अब अगर मान लो ये आपको दिख रहा है कि यार ये तो बहुत ज्यादा डेटा आ गया ना, कि दिस इज जस्ट अबाउट ए और बी सी डी कुछ भी हो सकता है, तो कैन आई कंक्लूड? डेफिनेटली. बट यहां पे आपको केयरफुली सोचना है. आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? क्या ए ने सबसे ज्यादा स्कोर किया है? अगर इसने स्कोर किया होगा तो यहां पे कोई डेफिनेटली उससे ज्यादा स्कोर कर सकता है क्या? देखो यस, ऐसा एक पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या कि मान लो बी ने 72 स्कोर किया है, ठीक है, और इसने 0 स्कोर करा है, इसने 1 स्कोर करा है. इन दैट केस बी ज्यादा स्कोर करेगा ए से, तो आप बोल सकते हो यस ए इज स्कोरिंग लेस. बट ऐसा भी आप बोल सकते हो कि नहीं, ए ने शायद सबसे ज्यादा स्कोर करा है, और अगर ए ने सबसे ज्यादा स्कोर करा है तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन तीनों एलिमेंट्स का, उनमें इंडिविजुअली वो 22 22 22 हो सकता है. 22 22 22 कितने हो जाएंगे? 66. क्या आप इस नंबर के आसपास जा पा रहे हो? पॉइंट समझने की कोशिश करना. मैं ये कह रहा हूं, आपको इसको देखते हुए ये लग रहा है कि बी सी डी में से कोई भी इंसान ए से ज्यादा स्कोर कर सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है. क्लियर? ठीक है, मैं मानता हूं कि बी सी डी में से कोई भी एक इंसान है जो ए से ज्यादा स्कोर कर सकता है. तो वहां पे आप आंसर कर पा रहे हो कि यस. बट क्या आपको श्योरिटी है कि ए हाईएस्ट स्कोर नहीं कर रहा है? ए ने अगर सिर्फ 23 रन बनाए हैं और रिमेनिंग रन है 72, और अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि ए हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट, तो बाकी एलिमेंट्स को ए से कम स्कोर करना पड़ेगा. सो ए से कम स्कोर करने का मतलब है 22 रन 22 रन 22 रन, ये मैक्सिमम वो बना सकते हैं. इसके हिसाब से ये 66 रन तक ही जा पाएंगे. तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ रन शुड बी 73. जैसे इनका समेशन 73 के बराबर होगा, डेफिनेटली वन ऑफ देम हैज टू स्कोर अ रन विच इज मोर देन 23. 23 से लेस स्कोर करके ये कभी भी 73 रन्स को टोटल नहीं कर पाएंगे. क्या ये बात क्लियर हो रही है? At least one person has to score a value which is more than 23. So did A score the maximum runs? No, A did not score the maximum runs, because out of B, C or D, one person has to score more than A. So this question is solvable using statement number 1 alone. इससे तो definitely आप ये बोल पा रहे ना कि A did not score the maximum runs. Now let's look at the second statement. It says B plus C together scored 42. B plus C अगर 42 रन स्कोर कर रहा है, then A plus D कितने रन स्कोर करेगा? 96 minus 42 which is 54. अब क्या आप यहां पे ये कंक्लूड कर सकते हो कि did A score the maximum runs? अब देखो क्या पॉसिबिलिटी होगी. A शायद 54 बना ले, D 0 रन बना ले,
उस केस में ए ज्यादा बना रहा है, डेफिनेटली बना रहा है इन सबसे ज्यादा। ए ऐसा भी कर सकता है कि ए 0 रन बनाए और डी 54 बना ले। इस केस में ये हो जा रहा है कि ए डिड नॉट स्कोर। तो विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट नंबर 2 अलोन, सिंस आई डोंट हैव द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए, मैं ये बोल ही नहीं सकता हूं कि ये ट्रू होगा या नहीं होगा, तो कांट से सिनारियो पे आ रहा है। तो अल्टीमेटली दिस स्टेटमेंट इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन बिकॉज द रिजल्ट फॉर दिस इज अ कांट से सिनारियो। कि कहीं पे ऐसा भी हो रहा है कि ए ज्यादा हो सकता है, कहीं पे ऐसा भी हो रहा है कि ए कम भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। फर्स्ट वाले में पॉसिबल ही नहीं था कि ए ज्यादा कर ले स्कोर। फर्स्ट वाले के हिसाब से अगर ए ने सिर्फ 23 रन स्कोर करा है एंड टोटल दे हैव स्कोर्ड 96 रन्स, इट मींस वन ऑफ देम, at least one of them has to score a number which is more than this. So definitely A is not the highest run scorer. आपसे ये नहीं पूछा who is the highest run scorer, क्या A ने highest run score करा है? With the help of statement number 1 मैं ये conclude कर सकता हूँ कि no, A did not score. So the question can be answered using one of the statements alone but cannot be answered using the other statement alone. Option A is your correct answer. ये बहुत ही interesting question है because in one glance आपको ऐसा लगेगा कि यार सिर्फ A के बारे में डेटा गिवन है, इससे तो आंसर नहीं होना चाहिए। बट यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल। इसको आप देखने का नजरिया ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको एवरेज के कॉन्सेप्ट से देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A question is given followed by two statements. Consider the questions and the statements and mark the correct option. ये सारे क्वेश्चन जो भी अपने लोग एज पार्ट ऑफ लास्ट लेक्चर कवर कर रहे हैं, आई ऑल्सो ट्राई टू इंक्लूड ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन सबको जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाला प्लेलिस्ट है, जो जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूं आपसे, पार्ट 1, उसमें मैं ये सारे क्वेश्चंस को इनिशियल पार्ट पे ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपके पास दूसरे दूसरे वीडियोस इसमें कंपाइल हो जाएंगे, जो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाले वीडियोस हैं, आप उनको कवर कर लेना। सो दिस all videos that we are talking about will also include this in your expected videos. चलो, the LCM of two distinct natural numbers S and H is 649. What is the value for S? Where we have, ठीक, अगर दो डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स हैं S और H और इनका एलसीएम अगर 649 है, तो ये ध्यान रखना वन ऑफ द नंबर्स कुड बी 1, द नेक्स्ट नंबर कुड बी 649 और ये रिवर्स भी हो सकता है। सिर्फ मैं अभी इस डेटा को यूज कर रहा हूं, क्या आप ये बोल सकते हो? डेफिनेटली। तो आपके पास कितने पॉसिबिलिटीज हो गए? मिनिमम 2 पॉसिबिलिटीज हो गए। थर्ड क्या हो सकता है? 649 को प्राइम फैक्टराइज करो। ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 5 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा क्या? नो। 11 से 9 एंड 6 15, 15 माइनस 4, यस। सो 11 से जाएगा 5 टाइम्स 9 टाइम्स 59 इज अ प्राइम नंबर। ग्रेट। So 649 can also be written as 11 into 59 और किसी भी दो प्राइम नंबर का अगर आपको एलसीएम लेना है, आप सिंपली उनका प्रोडक्ट लेते हो। सो दीज नंबर्स कुड ऑल्सो बी 11 and 59 or 59 and 11, or these numbers could be 11 and 649 or 649 into 11, or these numbers could be 59 and 649 और 649 and 59। तो ये सारे केसेस अभी ओपन है आपके लिए। क्लियर है? अब इसमें ऐसे परेशान नहीं होना कि यार बहुत सारे केसेस बन रहे हैं, आई मे बी गेटिंग पजल्ड इन एग्जाम सिनेरियो। नहीं, पैटर्न है। 1649 दो केसेस बने, 1159 दो केसेस बने, 116649 दो केसेस बने, जिसमें पहला वाला बड़ा हो सकता है, पहला वाला छोटा भी हो सकता है। इसी तरीके से रिपीट करना है। तो आइडली आपके पास 4 पेयर्स थे और सिंस ए कुड बी ग्रेटर देन बी, ए कुड बी लेस देन बी, इसलिए एक एक और केसेस एक्स्ट्रा हो गए। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस? S is greater than 1, H is greater than 1. अगर ये स्टेटमेंट 1 को मैं यूज करूं तो these two cases are not possible because in that one of the values is equal to 1. बट ये सारे केसेस अभी पॉसिबल हो रहे हैं, जिसमें से बोला जा रहा है S is greater than H. S is greater than H, ये नहीं इंक्लूड कर सकता हूं, ये इंक्लूड कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता, ये कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता, ये कर सकता हूं। 3 केसेस आ रहे हैं। अगेन दिस इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट, रूल इट आउट। स्टेटमेंट नंबर 2 पे जाओ। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 70. The sum of two numbers is 70. The sum of two numbers is 70 here. The sum of two numbers is 70 here. So these two cases.
बट यहां पे भी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस आई डोंट नो. तो यूजिंग दिस ऑल्सो आई एम नॉट श्योर. But as soon as I combine this, I get S is greater than H, S is greater than H, so S has to be 59 and H has to be 11. This can be done when we combine both the data. So the question can be answered by using both the statements together, but cannot be answered using statement number 1 alone or 2 alone. Clear है? Follow किया क्या? चलो, moving on. What is the unit digit of m where m and n are positive integers? m is a multiple of n and n is equal to 34. यूनिट डिजिट की बात हो रही है. यूनिट डिजिट पे जो कॉन्सेप्ट है आई गेस वो अभी आपको क्लियर होगा, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा. व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ m? m is a multiple of 7, so m could be 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. आप देख पा रहे हैं कि इसके जो वैल्यूज आ रहे हैं वो लास्ट डिजिट चेंज होते चले जा रहा है. तो इस यहां तक तो आप आंसर नहीं कर पा रहे हो. अच्छा, दिस इज m to the power n, m to the power n, where m and n are positive integers. n is equal to 34. So if n here is 34, 34, 34, 34, 34, तो देखो इस केस में रिजल्ट क्या आ जाएगा 1, इस केस में रिजल्ट क्या आ जाएगा 5. एटलीस्ट ये सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट है. ये दोनों ही अभी इक्वली पॉसिबल है, तो मैं बोलूंगा इससे एक स्टेटमेंट से तो आंसर ही नहीं हो सकता. क्लियर है ना? ऐसे में सॉल्व करने को जाऊं तो इसको भी मैं सॉल्व कर सकता हूं कि आई कैन गो अप टू 32 एंड देन 7 स्क्वायर. सो 7 स्क्वायर, द लास्ट डिजिट फॉर दिस इज गोइंग टू बी 9. 4 पे पावर इवन है, 4 पे पावर 1 इज 4, 4 स्क्वायर इज 16. सो इसकी लास्ट डिजिट क्या होने वाली है 6. इस तरीके से मैं सबको सॉल्व कर सकता हूं. क्या मुझे करना चाहिए? नो, आई हैव टू बी स्मार्ट while eliminating the statements. I am solving a question on data sufficiency, तो मुझे स्मार्टली चीजों को देखना है. द यूनिट डिजिट ऑफ m जो पूछा गया है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ m इज 3. ठीक है, m की वैल्यू m टू द पावर n पे आई नो m इज एग्जैक्टली इक्वल टू 3. n leaves a remainder 2 when divided by 4. So n divided by 4, the remainder for this is 2. ये क्या इंडिकेट कर रहा है? जब भी आप यूनिट डिजिट निकालते हो फॉर द नंबर्स 2, 3, 7 एंड 8, यू फोकस ऑन द पावर. इस पावर को आप 4 से डिवाइड करते हो, जो रिमाइंडर आता है आप सिंपली 3 स्क्वायर कर लोगे. 3 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 9. सो यू आर एबल टू आंसर दिस. द यूनिट डिजिट ऑफ दिस इज इक्वल टू 9. आई एम एबल टू आंसर दिस विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट नंबर 2 अलोन. एंड आई गेस ये वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा. लेट मी नो कितने लोगों ने इसे करेक्टली आंसर किया था. द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग one of the statements alone but cannot be answered using the other statement alone. Option A is our correct fit. All right, moving on, let's take this as homework. This is question number 7, wherein let AB be a 2-digit number. When AB is subtracted from its reverse, the result is also a 2-digit number mn. Is mn always divisible by 9? You know the rule. You can take AB to be 10A plus B. इसका रिवर्स क्या है बी ए. सो दिस इज 10b प्लस ए. अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेते हो, सो डिफरेंस इज गोइंग टू बी 9a माइनस बी, और ये हमेशा 9 का मल्टीपल है, और इसका रिजल्ट क्या बन रहा है mn, एक 2 डिजिट का नंबर. सो इज दिस ऑलवेज डिविजिबल बाय 9? सोच के बताओ, क्या ये हमेशा 9 से डिविजिबल होगा? डू यू नीड इवन दी स्टेटमेंट्स टू आंसर वेदर इज m ऑलवेज डिविजिबल बाय 9? देखो अब ये इंपॉर्टेंट था. ये जब आप सॉल्व करते हो तो इसका रिजल्ट mn आ रहा है, उसमें से पूछा जा रहा है इज m डिविजिबल बाय 9? इज द नंबर mn जो नंबर बन रहा है क्या वो 9 से डिविजिबल है? 100%. आई नो दिस. ठीक है, जैसे मान लो अगर इनका डिफरेंस आता है 27, तो 27 बाय 9 करूंगा, वेयर दिस इज m and this is n, 100% whole of this is divisible. But the question is m the first or the digit at the 10th place, is this divisible? क्या ये 2 divisible है 9 से? ये आपको बताना है. सो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आप कमेंट करके बताओ क्या रिजल्ट आएगा. ये आपको सोचने पे मजबूर करेगा, और आपको क्वेश्चन को पढ़ना भी है करेक्टली कि एग्जैक्टली वो पूछ क्या रहा है. ऐसा नहीं कि ये चीजें आपको आती है तो आप डायरेक्टली बस लग जाओ क्वेश्चन को सॉल्व करने पे.
केयरफुली पढ़ना, बिकॉज दिस इज वेयर द डिफिकल्टी लेवल ऑफ सीसैट कम्स इनटू प्ले। बस वो ट्रिकी कर रहा है क्वेश्चंस को, आप जल्दबाजी में क्वेश्चंस को गलती कर सकते हो। तो इनमें से क्या करेक्ट आंसर है वो मार्क करो। विल ऑल्सो डू वन क्वेश्चन ऑल्सो, इफ यू आर समवन जो 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद आवर एनरोलमेंट। if you wish to enroll into our courses or you wish to get the current offers that we have, आप इस नंबर पे कनेक्ट करो and get yourself enrolled at the discount that we are running right now. Also, join our Telegram channel for any course related updates and any sort of video instruction that we are bringing from our end. ये एक लास्ट क्वेश्चन आप एज होमवर्क ले लो, क्वेश्चन नंबर 8 बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिसेस। 3/2 का मतलब क्या है? 3/2 इज सिंपली 1.5। अच्छा, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, बस ये समझना, अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इसको अगर मैं प्रॉपर फ्रैक्शन बोल रहा हूं, कब बोलूंगा इसे प्रॉपर फ्रैक्शन? व्हेन n इज ग्रेटर देन d और व्हेन n इज लेस देन d। अगर n न्यूमरेटर d से बड़ा है तो क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? नहीं है। n has to be less than d, in that case it's a proper fraction. तो improper fraction क्या होगा? इसी का रिवर्स, wherein the numerator is greater. So an example of proper fraction would be 2/3. अब example of improper fraction would be 3/2. And it is important to note that any proper fraction, the value of any proper fraction will always be less than 1. The value of any proper fraction is always less than 1. 2/3 के मतलब क्या है? 0.66. 3/2 क्या होगा? 1.5, which is more than 1. तो ये ध्यान में रखना, ये कुछ बेसिक्स हैं। अब इस क्वेश्चन पे देखो क्या काम आ रहा है, नहीं आ रहा, उसको कमेंट करो। ऑल्सो डेडिकेटेडली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई विश कि जितने लोगों ने चीज़ों को फॉलो किया है, कायदे से काम करा है लास्ट पास्ट 2 मंथ से, आप लोग डेडिकेटेडली कमेंट कर रहे हो, बोल रहे हो वीडियोस के लिए, दिस शोज कि आप ना काम कर रहे हो चीज़ों पे, आप एक्चुअली में मेहनत कर रहे हो और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। डोंट वरी, अभी बस कुछ दिन है एग्जाम के लिए, आप लगे रहो। ये 4-5 दिन 6 दिन डेडिकेटेडली जितनी चीज़ों को आप रिवाइज कर सकते हो उतना कर लो, एग्जाम के लिए मत छोड़ो, कवर कर लो, फिर आप बार बार बस रिवाइज करते रहो, छोटी मोटी चीज़ों से जो आप नोट्स बना रहे हो उन पे काम करो एंड डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे। दिस इज माई विश फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट। चलो, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, एंड दिस वाज आवर लास्ट वीडियो ऑन द 30 days सीरीज। टेक केयर एवरीवन।